हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। इससे पहले 2025 के केमिस्ट्री बोर्ड पेपर के एमसीक्यूज जो कि सेक्शन ए था उसका सॉल्यूशन मैंने पब्लिश कर दिया, वीडियो बन गया है, उसको आप देख सकते हो मेरे चैनल में आकर के। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड में लिख दिया ऑलरेडी। ये दो क्वेश्चन आप देखोगे अभी कि केमिकल काइनेटिक्स से है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, पहले ही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में मदद कीजिए। आपकी मदद के बिना चैनल नहीं ग्रो हो सकता। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए टू पी इज दिस मच। तो ये हो गया आपका K जो कि रेट कांस्टेंट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलर टू 0.075 मोलर। तो ये आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको जनरली हम A नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। इसमें बस हमें अभी T निकालना है। तो K इज इक्वल टू दिस मच, सो T इज इक्वल टू क्या होगा, A नॉट माइनस A डिवाइडेड बाई K। वैल्यू पुट कर दो। A नॉट है आपका 0.10 माइनस A है 0.075 डिवाइडेड बाई K है 0.0030। So it comes 0.025 divided by 0.0030. So T will be equal to, यहां से डेसिमल पॉइंट अगर ऊपर नीचे आप हटा दो तो यहाँ पे आएगा, यहां से भी हट जाएगा तो एक जीरो यहाँ पे आएगा। सो इट विल बी 250 डिवाइडेड बाई 30, ये आपका आ गया 8.3 सेकेंड। So this is the answer of the first part of the question. Now we are coming to the second part, that is the option internal choice है इसमें। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से ही है। इसमें बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू दिस मच। रेट कांस्टेंट आपको दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये रिएक्शन है आपका, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो रहा है, बनेगा N2 और H2। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर है तो दैट मीन्स रेट will not depend upon the concentration of ammonia. Rate is independent of the concentration of ammonia. So we can write rate will be equal to K into concentration of NH3 to the power 0. That means it is equal to K. और K की वैल्यू हमें दे दिया गया है, it is 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए कोई भी रिएक्शन में जो रेट एक्सप्रेशन है आप वो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो। सो ऑल द रेट्स अगर आप इक्विवेलेंट कर दो तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, सारे रेट एक्सप्रेशन में जो सामने सामने कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स यू कैन राइट रेट इज इक्वल टू -1/2 D concentration of NH3 by dt। in terms of the concentration of the reactant अगर हम रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि टाइम के साथ साथ concentration of the reactant gradually decreases, तो फाइनल concentration will be lesser than the initial concentration, इसलिए माइनस साइन आएगा। और अगर आप N2 और H2 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो और इसको सबको बराबर करना चाहते हो तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N2 के सामने कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सो इट विल बी प्लस D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है तो इट विल बी प्लस 1/3 D कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय dt। यहाँ पे प्लस साइन इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो अब देखिए ये सब का जो वैल्यू है वो K के साथ इक्वल होगा, दैट मींस इट विल बी 2.5 into 10 to the power -4। सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 तो सेम ही हो जाएगा, D कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाय dt will be equal to 2.5 into 10 to the power -4। Now D concentration of H2 by dt क्या होगा, so you can write 1/3 D concentration of H2 by dt is equal to K is equal to 2.5 into 10 to the power -4। So D concentration of H2 by dt ये हो जाएगा 3 into 2.5 into 10 to the power -4, so it will be 7.5 into 10 to the power -4। यूनिट वही है मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। उसमें पहला है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और दूसरा है हाफ लाइफ पीरियड। तो सूडो ये वर्ड का मीनिंग है नॉट ट्रू। सो रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस या तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये जो दो रिएक्शन का हमने नाम लिया, उसमें से पहला रिएक्शन जो कि देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस, सपोज ये आपका एस्टर है CH3COO(C2H5) प्लस वाटर, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो H प्लस यहां पे लिखना पड़ेगा। क्या क्या बनेगा? एसिड और अल्कोहल CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये जो रिएक्शन है एस्टर, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ही बना है, अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन में एस्टर और वाटर बनते हैं। तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो ये दोनों बनेंगे। आप देखिए यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन शुड डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एस्टर एंड वाटर, बट देन यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। क्यों? बिकॉज वाटर जो है दूसरा रिएक्टेंट यहाँ पे लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, ये सॉल्वेंट है। तो इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज अ सॉल्वेंट एंड इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, तो रिएक्शन के दौरान उसका कॉन्सेंट्रेशन का खास कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। दैट इज व्हाई रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, इट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एस्टर ओनली। सो बाई मॉलिक्यूलर होते हुए भी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर एंड दैट इज व्हाई इसको कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो दूसरा टर्म है वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन, जिसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हाफ लाइफ पीरियड तो आप सबको पता है, व्हाट इज इट? इट इज द टाइम बाय व्हिच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड और उसको टी हाफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ये दोनों टर्म का डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है कि एग्जामिन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नंबर ए में है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, नंबर बी में है जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। पहले नंबर ए को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि दे जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर में आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वहां पे ही आप पढ़ोगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दे हैव गॉट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, मतलब डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें होते ही है। होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल आयन को जब भी कोई एनायन या तो कोई लिगेंड अप्रोच करते हैं तो उसका ये जो डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे एनर्जी इनका बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब कोई एनायन या तो लिगेंड उसको अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल आयन को, तो ये जो डीजेनरेसी है ये ब्रेक हो जाती है और डी ऑर्बिटल स्प्लिट होकर के 2 सेट डी ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है। एक सेट की एनर्जी थोड़ा सा हाई होती है और दूसरा सेट की एनर्जी जो है थोड़ा सा लो होते हैं। जो हायर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स है उनको हम Eg बोलते हैं और जो लोअर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स है उनको हम T2G से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? अभी लोअर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स में जंप करके जा सकते हैं। तो जंपिंग के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब देखा गया है कि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को विजिबल लाइट से ही मिल सकते हैं। उतना एनर्जी विजिबल लाइट के अंदर जो है सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी इनके जंपिंग के लिए वो मिलेगा इनको। तो डिपेंड करता है कि जो स्प्लिटिंग है 2 सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो स्प्लिटिंग है Eg और T2G में वो कितना है। अगर कोई लिगेंड बहुत स्ट्रांग हो तो स्प्लिटिंग ज्यादा कर देगा, स्प्लिटिंग अगर ज्यादा कर दिया तो एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा चाहिए, तब उसको क्या करना पड़ेगा? हायर फ्रीक्वेंसी वाला लाइट को उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको पता है कि विजिबल लाइट में 7 कलर्स होता है, रेड से लेकर के वायलेट तक। जैसे आप रेड से लेकर के वायलेट तक जाओगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। और लाइट के अंदर जो फोटोन्स है जिसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू h न्यू। न्यू क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। सो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट greater is the energy of the photon. So depending upon the splitting, कितना स्प्लिट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक कलर का लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज की स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं है, एनर्जी कम चाहिए, तो वो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा। रेड लाइट के फोटोन के अंदर एनर्जी सबसे कम होगा बिकॉज रेड लाइट के जो वेवलेंथ है वो सबसे ग्रेटर है। दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटा होगा, दैट मीन्स उसके फोटोन की एनर्जी भी कम होगी।
अभी रेड लाइट को अगर उसने ऑब्जर्व कर लिया तो कौन सा कलर को ट्रांसमिट करेगा? रेड लाइट के जो कॉम्प्लीमेंटरी कलर है जिसमें मेनली क्या आएगा? ग्रीन और ब्लू आएगा, तो इट विल लुक ब्लू, ब्लू दिखेगा वो। ऑन द अदर हैंड अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो सपोज की ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करने से ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंटरी कलर है वो है रेड, वो रेड दिखेगा। अगर वो येलो कलर का वेवलेंथ का लाइट को ऑब्जर्व करता है तो वो ट्रांसमिट किसको करेगा? रेड और ब्लू को ट्रांसमिट करेगा। रेड और ब्लू का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? पर्पल कलर आ जाएगा। तो ये है कलर का रीजन। सो यहाँ पे कलर का रीजन क्या है? डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये मैंने लिख दिया कि कलर का रीजन है डी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर बी में, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ये भी सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है? या तो ग्राउंड स्टेट में मतलब एटॉमिक स्टेट में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, और नहीं तो कोई एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, देन ओनली द एलिमेंट विल बी कॉल्ड ए ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक क्या है? आर्गन कोर 3d10 4s2। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में है, एटॉमिक स्टेट में है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, d10 कॉन्फ़िगरेशन है, नो इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। और जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। तो +2 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो ही नहीं करता। तो +2 में भी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन कोर 3d10, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। So argon core 3d10, d orbitals are completely filled. So this is the reason why zinc is not called a true transition element. So यही है ये दोनों ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिखना है। 2 कंपाउंड है आपके पास, तो नंबर ए का पहले नाम लिखते हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम्स में पहले लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली आपको बोलना होता है, उसके बाद मेटल के नेम और उसके साथ उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बाद में जो बाहर में काउंटर आयन है उसको आपको मेंशन करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये अमीन है, ये एक्वा है, ये क्लोराइडो है। पहले इसको हम लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। सो इट विल बी स्मॉल लेटर से शुरू करना है। टेट्राएमीन, एक्वा, क्लोराइडो। कोबाल्ट यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है? देखिए अमोनिया तो न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, 2 क्लोराइड आयन बाहर में है और एक अंदर है। तो क्लोरीन का -1 करके होता है, तो 3 क्लोरीन का -3 हो गया। सो कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 क्लोराइड। उसके बाद नंबर बी में देखिए, नंबर बी में है Cr, Cl2, N2 बाहर में Cl। तो यहाँ पे En मतलब इथिलीन डायमीन, जो कि एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है जिसके एक नंबर भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम जो है 20 ट्रीज टेट्राकीस इस तरह से बोलना होता है इन लोगों को। सो क्लोराइडो पहले आएगा बिकॉज अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले वो आता है। सो व्हाट विल बी द नेम? डाई क्लोराइडो 20 ब्रैकेट के अंदर इथेन 1 2 डाईअमीन ब्रैकेट क्लोज। क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पे 3 होगा बिकॉज 2 क्लोरीन -2 अंदर एक और बाहर में, so -3 that means chromium is in +3 oxidation state, so chromium 3 chloride। ये हो गया 2 कंपाउंड का IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट, इसमें हेलो अल्केन हेलो एरिन से SN1 SN2 रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच कंपाउंड अंडरगोस SN1 रिएक्शन फास्टर एंड व्हाई। आपको पता है कि SN1 रिएक्शंस जो है सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शंस दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रेट ऑफ द रिएक्शन एक सिंगल रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दैट मींस यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी होगा, रिएक्टेंट भी होगा, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, rate of the reaction is depending only on the concentration of the reactant, not on the nucleophile concentration। तो that means reaction 2 स्टेप में होगा। 2 स्टेप में जो होगा उसमें से जो स्लो स्टेप है वही होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये जो स्लो स्टेप यहाँ पे होते हैं वो होते हैं अल्काइल हैलाइड का पहले आयनाइजेशन होते हैं, ये होते हैं आपका स्लो स्टेप। आयनाइजेशन होने से क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा। और ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप का अल्काइल हैलाइड तुरंत रिएक्ट करेगा, कौन लेट रिएक्ट करेगा, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा।
पहले मैं ये जो दो कंपाउंड्स है इनको खोल के लिख लेती हूँ। तो ये जो फर्स्ट वन है इसको हम लिख सकते हैं CH3, C, ये Cl, ये CH3 और ये एक और CH3। अब देखिए ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। तो पहले इसका होगा आयनाइजेशन, आयनाइजेशन से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा CH3, C, CH3, CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज प्लस Cl माइनस। तो ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है ये क्यों सबसे स्टेबल है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल, ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट से समझना होगा। ये जो अल्काइल ग्रुप्स है CH3 ग्रुप्स है, दे आर हैविंग क्वासी इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं कार्बन एटम की तरफ जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को कम करते हैं। दैट इज वाई कोई भी चार्ज की इंटेंसिटी जितना हाई होगा वो उतना अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे 3 ग्रुप जो है, 3 अल्काइल ग्रुप, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसके प्लस चार्ज की इंटेंसिटी को कम करके इसको ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस। सो इट इज फॉर्म्ड वेरी रेडिली। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करके प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, सो अभी देखो आप ये वाला कंपाउंड जो है, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा दैट विल बी सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इसको खोल कर लिखते हैं CH3, CH2, CHCl, CH2, CH3। तो आप देख ही पा रहे हो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जब टूटेगा, इसका जब आयनाइजेशन होगा तो ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये कार्बन के ऊपर जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये किस टाइप का कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, 2 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स दिस विल बी ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो टर्शियरी से कम है। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो दैट इज व्हाई this compound will undergo SN1 reaction faster than this compound, because this compound will form 3 degree carbocation which is the most stable carbocation, and immediately nucleophile will attack it and the product will be formed. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे 3 कंपाउंड है, इनको पहले मैं स्ट्रक्चर लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन एटम को अटैक करते हैं। कौन सा कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम यहाँ पे कौन सा है, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। सपोज मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, C, ये एक सपोज हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ये प्लेन में है, एक आपका बैक साइड में है, एक फ्रंट में है। अब न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन को अटैक करेगा, मैंने अभी अभी क्या बोला आपको, इसको अल्फा कार्बन एटम क्यों बोला, बिकॉज ये जो कार्बन एटम है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन जो है अटैच्ड है। सो दिस कार्बन एटम विल बी द अल्फा कार्बन एटम। इसको न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा बैक साइड से। बैक साइड से अटैक करने के लिए ये जो अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ जितना स्मॉल साइज के एटम्स है तो ग्रुप अटैच्ड होगा, उतना ही इसके लिए आसान होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए बैक साइड से इसको अटैक करना। और जैसे जैसे ये जो एटम्स है या तो ग्रुप्स है ये बाल्की होता जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल के लिए बैक साइड से इस कार्बन एटम को अटैक करना। तो अब देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसीलिए SN2 रिएक्शंस में कौन होगा, मिथाइल हैलाइड्स। मिथाइल हैलाइड जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, इसमें जो कार्बन एटम है अल्फा कार्बन एटम है, इट इज हैविंग 3 स्मॉल साइज हाइड्रोजन एटम्स सराउंडिंग इट। दैट इज व्हाई बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल इसको इजीली अटैक कर पाएगा। अब अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जैसे कि सपोज की CH3, CH2Cl, ये जो अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम, एक मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। देखिए एक बाल्की ग्रुप हो गया ना, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है मिथाइल हैलाइड से कम होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में अभी धीरे धीरे मुश्किल बढ़ते रहेगा। अब अगर एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाता है CH3 आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो इसमें देखिए 2 बाल्की ग्रुप हो जाने के कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक अभी और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बैक साइड से। उसी तरह से अगर एक और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाते हैं, CH3 एक और हमने लगा दिया, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड। एंड दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी जो SN2 रिएक्शंस है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है, मिथाइल हैलाइड्स, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल बी द लीस्ट रिएक्टिव इन द SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपको अरेंज करना है। दैट मीन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव को पहले लिखना है, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा वाला। 3 कंपाउंड आपको दे रखा है, तो स्ट्रक्चर मैंने एक का बना दिया। ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है? इट इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, बिकॉज ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ ब्रोमीन एटम, हेलोजन एटम अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू 1 2 3 कार्बन एटम, सो इट इज ए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। देन लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 ब्रोमोपेंटेन। तो 1 ब्रोमोपेंटेन एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। 1 डिग्री क्यों? बिकॉज ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन एटम अटैच्ड है, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, सो इट इज अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लास्ट इज 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ये 2 ब्रोमोपेंटेन किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है? इट इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो इट इज अ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले लीस्ट रिएक्टिव वाला हमें लिखना है, जो कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये वाला 2 ब्रोमोपेंटेन। इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमोपेंटेन। ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। सो दिस विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इन SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।